एवरीवन। तो लूसेंट जीके के इस क्लास में आपका स्वागत है। तो लूसेंट जीके में हमने पिछली क्लासेस में वैदिक कल्चर को समाप्त किया था, जिसमें हमने लेटर वैदिक कल्चर और अर्ली वैदिक कल्चर, इन दो तरह के वैदिक कल्चर यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा था। उसमें हमने ये जाना था कि 16 महाजनपद थे उस समय भारत में। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, जिसे कि महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल कहा जाता है। तो महाजनपद काल का समय कब से है? 600 बीसी से 325 बीसी के बीच। 600 बीसी में आते आते वैदिक काल समाप्त हो गया था और वहां से फिर शुरू हुआ 600 बीसी से महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल का शुरुआत हुआ। तो 16 महाजनपद से यानी कि 16 महाजनपद थे, जिन्हें की पढ़ना है हमें 16 महाजनपदों के बारे में और उनकी कैपिटल, उनकी राजधानी कहाँ थी, ये टेबल दिया हुआ है। तो पहला है अंग महाजनपद जो था वो आधुनिक कहाँ था, जो आधुनिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार। तो आधुनिक बिहार में जो मुंगेर और भागलपुर जिला है, वहाँ का जो एरिया था, वहाँ वो जो जिला था मुंगेर और भागलपुर का, उसे अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी कहाँ थी अंग महाजनपद की? तो चंपा या चंपनगिरी। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा या चंपनगिरी। दूसरा जो महाजनपद है वो है मगध। तो मगध कहाँ था? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा इन बिहार। तो आधुनिक जो जिला है पटना, नालंदा, गया बिहार में, वो जो जगह था वो मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और उसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिराज या राजगीर कहेंगे। तो ये सारे उसकी राजधानी थी, जिसे कि राजगिरी और राजगीर को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बनाया और वैशाली को शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया, जबकि पाटलिपुत्र को कालाशोक ने अपनी राजधानी बनाया। तो ये सारे मगध जब वंश था तो उसमें राजधानियां बदलती रही। तो किस शासक ने कौन सी राजधानी बनाई ये दिया है, जिसे हम आगे भी अभी पढ़ेंगे। तीसरा जनपद है बाजी महाजनपद। वो कहाँ था? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार। तो अभी जो बिहार में आधुनिक मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला है, वो जो जनपद था वो कौन सा जनपद था? तो वो था वाजी महाजनपद। और उसकी राजधानी कहाँ थी? विदेह, मिथिला या वैशाली, ये 3 जगह उसके राजधानी बनाए गए थे। चौथा महाजनपद है मल्ला। तो मल्ला महाजनपद कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थनगर इन यूपी। तो अभी यूपी में जो जिले हैं, कौन कौन से जिले? तो देवरिया है, बस्ती है, गोरखपुर है और सिद्धार्थनगर है। ये सारे जिले जो अभी आधुनिक हैं वो क्या होते थे महाजनपद काल में? ये मल्ला महाजनपद थे और इसकी राजधानी थी कुशीनारा एंड पावा। अगला महाजनपद है 5वां नंबर जो है वो है काशी महाजनपद। तो काशी महाजनपद कहाँ है? तो अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी इन यूपी। तो वाराणसी जिला है यूपी में, वहां का जो जगह है वो काशी महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी वाराणसी में। अगला जो है कोसाला। कोसाला की राजधानी कहाँ थी? कोसाला कहाँ था? अभी जो आधुनिक जगह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा एंड बहराइच इन यूपी। तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच अभी आधुनिक जगह है जो उत्तर प्रदेश में, वो कोसाला महाजनपद हुआ करता था महाजनपद काल में। और उसकी राजधानी थी नॉर्थ कोशल श्रावस्ती, साहेत, माहेत, साउथ कोशल साकेत या अयोध्या। तो ये सारे उसकी राजधानी बनाई गई थी। 7वां नंबर है वादसा महाजनपद, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड मिर्जापुर इन यूपी। तो इलाहाबाद और मिर्जापुर का जो जिला है उत्तर प्रदेश में, वो क्या हुआ करता था? तो वो वादसा महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। अगला है चेदी। तो चेदी कहाँ था? बुंदेलखंड एरिया जो है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी थी शक्तिमती या चौथीवती। अगला जो है वो है पंचाला महाजनपद। तो पंचाला महाजनपद कौन सा है? तो रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी जो जगह है, वेस्टर्न यूपी में रुहेलखंड जो जगह है वो पंचाला महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी थी नॉर्थ पंचाल, जिसे कि अच्छी तारा कहा जाता था, और साउथ पंचाल जिसे कंपिल्ले के नाम से जाना जाता था।
अगला है मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ था? अलवर, भरतपुर एंड जयपुर इन राजस्थान। तो अलवर, भरतपुर और जयपुर का जो जगह है राजस्थान में, वो कौन सा जगह हुआ करता था? तो वो मत्स्य महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी थी नॉर्थ अवंती उज्जैनी और साउथ अवंती में महिष्मति। अगला जो है वो है अश्माका, जो कि बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड गोदावरी। तो नर्मदा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र था उस रीजन को क्या कहा जाता था? तो अश्माका महाजनपद कहा जाता था और उसकी राजधानी थी पाटाली या पोटाना के नाम से। अगला है गंधारा महाजनपद, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पश्चिमी भाग है वो गंधारा महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी थी तक्षशिला नियर रावलपिंडी पाकिस्तान एंड पुक्ष कलावती। तो तक्षशिला जो जगह है रावलपिंडी पाकिस्तान के नजदीक, वो इसकी राजधानी हुआ करती थी गंधारा महाजनपद की। सबसे लास्ट है कंबोजा महाजनपद। तो ये हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो अभी आधुनिक जो है हजारा जिला है पाकिस्तान का, वो कौन सा हुआ करता था? वो कंबोजा महाजनपद हुआ करता था और उसकी राजधानी थी राजापुर या हटाका के नाम से। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय महावास्तु एंड जैन लिटरेचर भगवती शुद्ध प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद विथ माइनर वेरिएशन ऑफ नेम्स। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर बौद्धों का जो साहित्य है अंगुत्तर निकाय नाम से और जैन का साहित्य है भगवती शुद्ध के नाम से। तो इन दोनों साहित्यों में 16 महाजनपदों के दिए गए हैं बारे में। 16 महाजनपदों के कुछ थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंसेस है नामों में, लेकिन 16 महाजनपदों का नाम इन दोनों साहित्यों में लिखा गया है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य कौन सा है? भगवती शुद्ध। इन दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी हुई है। There were two types of states, monarchical and non-monarchical। तो दो तरह के राज्य होते थे, एक तो होता था राज्यतंत्र और दूसरा होता था गणतंत्र, मोनार्कियल एंड नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन। मोनार्कियल स्टेट्स अंग, मगध, काशी, कोसाला, वत्सा, चेदी, शूरसेना, मत्स्य, अवंती एंड गंधारा। तो मोनार्कियल कौन कौन से राज्य थे? जो राजतंत्र जहाँ हुआ करता था वो था अंग था, मगध था, काशी था, कोशाला था, वत्सा, चेदी, शूरसेना, मत्स्य, अवंती और गंधारा यहाँ क्या हुआ करता था? तो यहाँ राजतंत्र हुआ करता था। जबकि गणतंत्र वाले राज्य कौन कौन से थे? तो वो थे वाजी, माला, कुरु, पंचाल, कंबोजा, शाक्या, कोलिया, मौर्य। तो ये यहाँ जो ये सब जो जगह था, ये सब जो महाजनपद थे, यहाँ गणतंत्र हुआ करता था। अब है राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध का उत्कर्ष, मगध की उत्पत्ति कैसे हुई, मगध साम्राज्य की, ये जानते हैं। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 6th century BC onwards is the history of struggle between 4 states। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि राजनीतिक इतिहास है जो भारत का ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से तो वो उसके आगे, तो वो 4 तरह के राज्यों के बीच में संघर्ष की इतिहास है। 4 राज्य अपने आप में संघर्ष कर रहे थे। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो है मगध, कोसाल, वत्सा और अवंती। तो मगध, कोसाला, वत्सा और अवंती के इन चारों राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहा था। और क्यों संघर्ष हो रहा था? तो अपने प्रभुत्व को लेकर, अपनी सर्वोच्चता को लेकर, कि कौन सबसे आगे जीतकर अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, कौन इन चारों में सबसे सर्वोच्च है। तो इस बात को लेके इन चारों में हमेशा संघर्ष हुआ करता था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से आगे के समय में। Ultimately, the kingdom of Magad emerged to be the most powerful one and succeeded in founding an empire। और अंत में क्या हुआ कि मगध जो साम्राज्य था वो जीत गया इन चारों राज्यों के बीच में और एक सफल साम्राज्य का नींव रख दिया या सफल साम्राज्य का संस्थापक हुआ। रीजन ऑफ मगध सक्सेस, तो मगध के सफलता के क्या क्या कारण थे, कैसे इन चारों राज्यों में मगध ही सफल होकर निकला, ये इसके क्या क्या कारण थे। मगध enjoyed an advantageous geographical position in the age of iron because the richest iron deposits were not situated far away from the Rajgir, the earliest capital of Magad, and it could be used for making weapons and implements। तो मगध को एक भौगोलिक मिल गया था एडवांटेज कि वहां पे राजगीर जो उसकी पहले राजधानी हुआ करती थी मगध की, तो वहां से कुछ ही दूरी पर लोहे के कुछ डिपोजिट्स थे, लोहे के कुछ संचित किए गए थे या लोहे के कह सकते हैं खदान थे। तो उससे क्या होता था इनको फायदा कि ये अपने टूल्स बनाते थे, अपने औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे लड़ाई के लिए। तो इससे इनको ये फायदा होता था कि लोहे के हथियार इनको आसानी से मिल जाते थे।
Iron axes were perhaps useful in clearing the thick forest, and iron tipped plows plowed the land better and helped to increase the grain production. तो आयरन के जो कुल्हाड़ी होते थे उनसे क्या होता था कि जंगलों की कटाई जो होती थी वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती थी, जंगलों की कटाई, और उससे क्या होता था कि जो लोहे से जो प्लाऊ यानी कि जो हल के जो मुख पे लगाया जाता है लोहा, वो अगर टिप्ड होगा, नुकीला होगा, तो उससे जमीन जल्दी खुदेगी और उससे खेती या उपजाऊ करने योग्य भूमि बहुत अच्छी मिल जाती थी उन्हें। मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन, तो मिडिल गंगेटिक प्लेन मध्य गंगेटिक भूमि जो है वहां पे मध्य गंगेटिक मैदान है, मध्य गंगा का मैदान जो है वहां पे मगध उसके बिल्कुल केंद्र में स्थित था। The alluvium once cleared of the jungle proved immense fertile and food surplus was thus available। तो एक बार अगर उस जगह की जंगलों की कटाई कर दी गई और वहां हल से जुताई कर दी गई, उसके बाद वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ भूमि वहां पाया गया और उन्हें भोजन की कमी नहीं हो रही थी कोई भी, इतना पर्याप्त मात्रा में वहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने लगा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाने को मिलने लगा। Magad enjoyed a special advantage in military organization. Although the Indian states were acquainted with the use of horses and chariots, it was Magad which first used elephants on a large scale in its war against its neighbors. तो पहले क्या होता था कि घोड़ों से और रथों से लड़ाई की जाती थी, घोड़ों पे चढ़ के राजा लोग झगड़ा करते थे, लेकिन मगध ही एक ऐसा साम्राज्य था जो कि सबसे पहले हाथियों का उपयोग किया कि किस लिए, तो ऑन अ लार्ज स्केल इन वार अगेंस्ट इट्स नाइबर्स, तो अपने पड़ोसियों से, अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए सबसे पहले मगध साम्राज्य जो था वो हाथियों को उपयोग में लाया। अब आगे आता है हर्यंक डायनेस्टी, तो मगध डायनेस्टी जीत कर निकली, उसके बाद कौन आया, तो हर्यंक डायनेस्टी आया। और हर्यंक डायनेस्टी के शुरुआत कब से हुई थी, हर्यंक डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी 544 बीसी से 412 बीसी तक जो था समय वो हर्यंक डायनेस्टी या हर्यंक समाज का था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो हर्यंक डायनेस्टी के हर्यंक जो डायनेस्टी हर्यंक समाज के जो संस्थापक है वो उनका नाम था बिम्बिसार। बिम्बिसार के द्वारा हर्यंक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो बिम्बिसार जिसे श्रोणिका के नाम से जाना जाता था, इसने ही मगध हर्यंक साम्राज्य का नींव रखा या उसके फाउंडर हुए। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार, तो मगध जो साम्राज्य था इसमें कई राजवंश हुए, तो सबसे पहला जो राजवंश था वो था हर्यंक राजवंश। और हर्यंक राजवंश का जो पहला शासक था, जो संस्थापक था बिम्बिसार, ये मगध को क्या किया, तो प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार, तो मगध जो साम्राज्य है ये अपना बहुत शोहरत पाया बिम्बिसार के नेतृत्व में। बिम्बिसार जब शासक बना मगध का, यानी कि हर्यंक डायनेस्टी जो स्थापित किया, तो मगध को बहुत ऊंचाइयों तक ले गया अपने नेतृत्व में। He was a contemporary of गौतम बुद्धा, तो जब गौतम बुद्धा के ये समकालीन था, जब गौतम बुद्धा थे उस समय ही बिम्बिसार हर्यंक डायनेस्टी का शासक था। He married the princess of कोशाला, तो कोशाला के प्रिंसेस से राजकुमारी से इसकी शादी की, जिसे कि कोशाला देवी महाकोसला के नाम से जाना जाता है, सिस्टर ऑफ कोसल किंग प्रसेनजीत। तो कोसल राजा जो था प्रसेनजीत, उसकी जो बहन थी, क्या नाम था उसका, कोशाला, तो उसी से बिम्बिसार ने शादी की। दूसरी शादी इसने की थी लिच्छवी से, जिसका नाम था चेलाना। तो लिच्छवियों की जो लड़की थी, बेटी थी माद्रा किंग की, सॉरी लिच्छवी हेड चेतका, तो लिच्छवियों का जो एक हेड था चेतक, उसके बहन थी कौन, चेलाना। और इसी से दूसरी शादी बिम्बिसार ने किया था। पहला शादी किया था कोसल किंग प्रसेनजीत की बहन से, दूसरी शादी किया लिच्छवी हेड चेतका की बहन जिसका नाम था चेलाना, और तीसरी शादी किया माद्रा के नाम से जिसका नाम था खेमा, डॉटर ऑफ माद्रा किंग। तो ये माद्रा किंग की, माद्रा राजा की बेटी थी जिसका नाम खेमा था, और इसी से बिम्बिसार ने तीसरी शादी की थी।
which helped him in his expansionist policy। और इतनी सारी शादियों का करने का क्या मतलब था कि जिस राज्य से वो शादी करता था तो उसका साम्राज्य वहां तक विस्तार हो जाता था। तो इस वजह से अपने संबंध बढ़ाकर वो अपने साम्राज्य का विस्तार नीति अपनाया था। He gained a part of Kashi as his dowry in his marriage with the sister of King Prasenjit of Koshala। तो प्रसेनजीत राजा की जो बहन थी कुशाला, तो उससे जब उसने शादी की तो उसे दहेज में काशी शहर मिला था। तो काशी शहर बिंबिसार को प्रसेनजीत की बहन से शादी करने के दहेज में मिला था और उसका नाम क्या था? तो कोशाला या कोशाला देवी। He conquered अंग, और अंग जो महाजनपद था उसने उसको जीत लिया। He sent a royal physician Jivaka to Ujjain when Avanti king Pradyuta was suffering by jaundice। तो ये अपना एक राजशाही चिकित्सक को भेजता है कहाँ? तो जीवाका टू उज्जैन। तो एक इसका राजशाही चिकित्सक था जीवाका नाम का, तो उसे वो उज्जैन भेजा किस लिए? when अवंती किंग प्रद्योता। तो अवंती के जो राजा थे प्रद्योता, उन्हें जॉन्डिस हो गया था। तो उस समय बिंबिसार ने अपने एक राजशाही चिकित्सक जीवाका को अवंती भेजा था। Known as Senia, he was the first Indian king who had a regular and standing army। तो उसे सेनिया के नाम से जाना जाता था और पहला राजा था जिसके पास एक स्टैंडिंग आर्मी, सेना की टुकड़ियां बहुत सारी उसके पास थी। He built the new city of New राजगृह। तो राजगृह जो शहर है वो बिंबिसार के द्वारा ही उसकी नींव रखी गई या बनाया गया। तो बिंबिसार का काल यहाँ से खत्म होता है। उसके बाद उसका लड़का आता है अजातशत्रु के नाम से। तो हर्यंक डायनेस्टी का दूसरा शासक होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 492 बीसी से 460 बीसी के बीच में। अजातशत्रु को कुनिका के नाम से भी जाना जाता था। तो बिंबिसार was succeeded by his son अजातशत्रु। अजातशत्रु killed his father and seized the throne। तो अजातशत्रु जो हुआ वो बिंबिसार का उत्तराधिकारी हुआ, जो कि बिंबिसार का पिता था, और वो अपने पिता की हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठा था। Ajatasattu followed a more aggressive policy. He gained control over Kashi and broke the earlier amicable relation by attacking his maternal uncle Prasenjit, the king of Koshala। तो इसने अपने विस्तार का एक बहुत आक्रामक नीति अपनाया था और इसने क्या किया कि काशी के ऊपर काशी जो इसकी माँ कोशाला देवी प्रसेनजीत के राजा की जो बहन थी, काशी को दहेज में लाई थी, तो उस काशी पे अपना इसने प्रभुत्व जमा लिया, झगड़ा करके लड़ाई करके अपने मामा से, जो कि उसकी माँ के भाई थे प्रसेनजीत के राजा, प्रसेनजीत थे जो राजा थे, उससे उसने झगड़ा कर लिया और अपने रिश्ते को खराब कर लिया। The Wazi Confederation was अजातशत्रु नेक्स्ट टारगेट ऑफ अटैक। और जो वाजी कॉन्फेडरेशन या वाजी गणतंत्र जो था वो दूसरा उसका निशाना था अटैक करने का या आक्रमण करने का। This war was a lengthy one and tradition tells us that after a long period of 16 years he was able to defeat the Bhaji only through deceit by showing the seed of discords among the people of Bhaji। तो ये बताता है कि बहुत लंबी लड़ाई चली, लगभग 16 सालों तक, उसके बाद कहीं जाकर ये सफल हो पाया वाजी पर अपना अधिकार जमाने में। 3 things that played an important role to defeat the बाजी। और 3 ऐसे कारण जो कि अजातशत्रु को वाजी के खिलाफ जीतने में सफल बनाते हैं। तो पहला है सुनिधा और वात्स्कर। तो सुनिधा और वात्स्कर क्या होता है कि अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे। सुनिधा और वात्स्कर नाम के अजातशत्रु के राजनयिक मंत्री थे और उन्होंने क्या किया कि सोड द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग वाजी। तो वाजियों के खिलाफ इसने कुछ विरोध के बीज बोए लोगों के मन में। दूसरा है रथामुशाला। तो रथामुशाला इनके जीतने का दूसरा कारण था। रथामुशाला का मतलब क्या होता है? अ काइंड ऑफ चैरियट टू विच अ मेस वाज अटैक्ड। तो एक ऐसा रथ जिससे कि गद्दियों से पूरी तरीके से घेरा हुआ था। अगर कोई भी इन पे आक्रमण करता था तो इन्हें बहुत ही मुश्किल से चोट लग पाती थी, क्योंकि पूरी तरह से गद्दियों से घिरा हुआ एक रथ था इनके पास। तीसरा है महाशिलाकांतका। तो महाशिलाकांतका क्या है? अ वार इंजन which capitulated big stone। तो ऐसा मार करने वाला एक इंजन था, या ऐसा गाड़ी बोल सकते हैं, ऐसा इंजन था मार करने वाला जो कि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता था। तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने से मतलब है कि ये उस समय बहुत आसानी से जीत पाते थे। बड़े बड़े पहाड़ अगर आ गए बीच में, बड़े बड़े पत्थर आ गए तो आसानी से ये इंजन उनको तोड़ देता था।
इन दिस वे काशी एंड वैशाली वाज एडेड टू मगध। तो इस तरीके से काशी जो उसने अपने मामा से जीता था और वाजी जो इसने अभी इन 3 कारणों से जीत लिया, तो ये मगध साम्राज्य में मिल गए। कौन? काशी और वैशाली महाजनपद बोल सकते हैं। मेकिंग इट द मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर इन द गंगेज वैली। तो गंगा घाटी में सबसे ज्यादा प्रादेशिक शक्ति वाला मगध साम्राज्य बन गया। He built the fort of Rajgiri and Vaj fort at a village called Patali on the banks of the Ganga। तो ये राजगिरी का एक किला बनाया और क्या बनाया? अब एक जलदुर्ग बनाया एट अ विलेज, एक गांव में, पताली नाम के गांव में एक जलदुर्ग बनाया और राजगिरी का किला बनाया ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगस। तो जलदुर्ग कहाँ बनाया? तो गंगा के नदी के किनारे पर, जो कि पाटाली गांव में बनाया था। अब अजातशत्रु के बाद आता है उदयन। उदयन का कार्यकाल था 460 बीसी से 440 बीसी के बीच। तो उदयन कौन था? अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय हिज सन उदयन। तो बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो सक्सेसर था, अगला उत्तराधिकारी था, वो हुआ उदयन, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। His reign is important because he laid the foundation of the city of Patliputra at the confluence of Son and the Ganges and shifted the capital from Rajgiri to Patliputra। तो उसका शासनकाल किस लिए महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है उदयन का शासनकाल? क्योंकि उसने पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था और उसने राजगिरी से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर लिया, जो कि गंगा और सोन नदी के मिलन स्थल पर उसने, जहाँ गंगा और सोन नदी का संगम होता है, तो उस स्थल पर उसने पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया या खोज किया और वहां पे उसने अपनी राजधानी बनाई राजगिरी से बदलकर। तो इसलिए उदयन का शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पाटलिपुत्र शहर को जो बसाया है वो कौन सा शासक है? तो वो उदयन है। उदयन was succeeded by Anirudh, Munda and Nagdashak respectively, who were all weak and parasite। तो उदयन जो है उसके बेटों के द्वारा सक्सीडेड हुए या उत्तराधिकारी बने। उदयन के कौन कौन से? तो वो हुए अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। तो ये सभी बहुत ही कमजोर राजा थे जो कि अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाए। तो इसके बाद अब आ जाता है, अब हर्यंक डायनेस्टी का यहाँ से अंत हो जाएगा नाग दशक तक, और अब आएगा आपका शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग साम्राज्य। तो नाग दशक वाज अनवर्दी टू रूल, सो द पीपल गॉट डिसगस्टेड एंड इलेक्टेड शिशुनाग एज द किंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ द लास्ट किंग। तो नाग दशक जो था वो शासन करने में बहुत कमजोर राजा था, वो एक अयोग्य राजा था, इसलिए लोग जो थे उससे घबराकर उसे हटा दिए, उससे निराश हो गए और उन्होंने उसी के एक मंत्री जिसका नाम शिशुनाग था, तो उसी के एक मंत्री को अगले सम्राट के रूप में नियुक्त किया। तो जो शिशुनाग था वो कौन था? तो वो शिशुनाग डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? वो था शिशुनाग। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योतदा डायनेस्टी ऑफ अवंती। तो सबसे बड़ा उपलब्धि, सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शिशुनाग की कौन सी थी? तो उसने क्या किया था कि अवंती का जो साम्राज्य था उसका विनाश कर दिया था। प्रद्योतता डायनेस्टी, प्रद्योतता साम्राज्य को, जो कि अवंती का एक साम्राज्य था, उसको शिशुनाग ने उसका विनाश कर दिया था। इस वजह से इसका जो शासनकाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। brought to an end of 100-year-old rivalry between मगध and अवंती। तो मगध और अवंती के बीच में लगभग 100 सालों से जो शत्रुता चल रहा था, तो उसने क्या किया कि अवंती को हराकर अपने मगध साम्राज्य में मिला दिया, जो कि पिछले 100 सालों से जो शत्रुता से चल रहे थे। From then on अवंती became a part of the मगध rule। और उस समय से क्या हुआ कि अवंती जो था वो मगध शासन का एक अंग बन गया या मगध साम्राज्य में मिल गया। Shishunag was succeeded by Kalasok। His reign is important because he convened the second Buddhist council in Vaishali in 383 BC। तो शिशुनाग जो था वो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बना कालाशोक। तो शिशुनाग सक्सीडेड किसके द्वारा हुआ? तो कालाशोक के द्वारा, जिसे कि काका वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इसका शासनकाल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने द्वितीय बौद्ध संगीति को बुलाया था। कब? तो 383 बीसी में वैशाली में द्वितीय
बौद्ध संगति 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के द्वारा बुलाया गया था, और इस वजह से इसका जो शासनकाल है, इसका जो समय है शासन का, ये जो सम्राट था वो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी जो कि कालाशोक के द्वारा ही कराया गया था। कब हुई थी? 383 बीसी में। और कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। अब आता है नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी का जो समय है वो है 344 बीसी से 323 बीसी। तो अब यहाँ से शिशुनाग डायनेस्टी का अंत हो जाता है कालाशोक के बाद। अब आता है आपका नंद डायनेस्टी या नंद साम्राज्य। तो शिशुनाग डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय महापद्म हु एस्टैब्लिश्ड अ न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज नंदा। तो शिशुनाग डायनेस्टी किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? तो महापद्म के द्वारा, जो कि एक नया साम्राज्य का स्थापना की, जिसे नंदास के नाम से जाने लगा, जिससे कि एक उसने नए राजा जो नियुक्त किए उसे नंद के नाम से जाना जाने लगा। तो महापद्म इज नोन एज सर्वरक्षक त्रांतक, दैट इज uprooter of all क्षत्रियज एंड उग्रसेना, दैट इज ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी। तो ये उसे क्या कहा जाता था कि अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियज, तो सारे क्षत्रियों को उखाड़ के फेंकने वाला या क्षत्रियों के लिए कुछ उसने काम किया, इसलिए उसे अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियज कहा जाता है, जो कि पुराणों में ऐसा कहा गया है। और उग्रसेन उसे कहा गया क्योंकि उसके पास एक बहुत ही विशाल आर्मी थी, इस वजह से उसे उग्रसेन कहा गया है, और ऐसा पालिश टेक्स्ट में उसे कहा गया है। तो पुराना काल महापद्मा एकारत, दैट इज सोल मोनार्क। तो पुराण उसे क्या कहते हैं? एकारत के नाम से कहते हैं। महापद्मानंद को एकारत के नाम से पुराणों में जाना जाता है। He seemed to have overthrown all the dynasty which ruled at the time of शिशुनाग। तो उसने जितने भी साम्राज्य शिशुनाग के समय में जितने भी साम्राज्य शासन करते थे उन सबको इसने खत्म कर दिया, या तो जीत लिया या उसे अपने आप में अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जैसे जितने भी पुराने साम्राज्य थे शिशुनाग के समय, उन सबको इसने खत्म कर दिया। He is often described as the first empire builder of Indian history। तो इस वजह से इसे प्रायः फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य संस्थापक राजा के नाम से जाना जाता है। महापद्मा was succeeded by his 8 sons, धनानंद was the last son। तो महापद्मा के जो 8 बेटे थे वो उसके उत्तराधिकारी बने, और इनमें से सबसे अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। The last king Dhananand is possibly identical with the Agramesh or Sandramesh of Greek text। तो ग्रीक यूनान के कुछ टेक्स्ट थे, यूनान के कुछ साहित्य थे, तो उसी के समकालीन था जो लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का, नंद साम्राज्य का धनानंद। तो इन्हीं यूनान के कुछ साहित्यों के समकालीन था जब ये साहित्य लिखे गए थे, अग्रेम्स और सैंड्रम्स जिसका नाम है। It was during the rule of Dhananand that the invasion of Alexander took place in the northwest India in 326 BC। और धनानंद के ही शासनकाल में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का आक्रमण होता है। कब? तो 326 बीसी में। According to Greek writers Curtius, तो ग्रीक का एक लेखक है क्यूरिटियस, इनके द्वारा ये कहा गया है कि धनानंद कमांडेड a huge army of 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, 2,000 chariots and 3,000 elephants। तो इसके पास 20,000 कम से कम सैनिक थे, 2 लाख के करीब इसके पास पैदल सैनिक थे, 2,000 के करीब इसके पास रथ थे, और 3,000 के करीब इसके पास हाथी थे। तो इट वॉज माइट ऑफ धनानंद दैट टेरराइज्ड अलेक्जेंडर एंड स्टॉप्ड हिज मार्च टू द गंगेटिक वैली। तो ऐसा माना जाता है कि धनानंद के ही प्रकोप से, उसके ही आतंक से आतंकित होकर सिकंदर ने गंगेटिक वैली की तरफ, गंगा घाटी की तरफ अपना आक्रमण का जो सिलसिला था वो आगे नहीं बढ़ाया। The Nanda dynasty came to an end about 322 to 21 BC and was supplanted by another dynasty known as Mauryas with Chandragupta Maurya as the founder। तो 322 से 321 के बीच में धनानंद का जो शासन काल था, यानी कि जो नंद डायनेस्टी, नंद साम्राज्य था, वो खत्म होने को आया, और उसके बाद एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए वो उसके संस्थापक हुए मौर्य साम्राज्य के। तो
तो यहाँ से हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम फॉरेन इन्वेजन यानी कि कुछ विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ विदेशी आक्रमण के बाद आएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब अब हमें आगे पढ़ना है। तो चलिए अब यहाँ से वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फॉरेन इन्वेजन से स्टार्ट करेंगे।